हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम रशिया यूक्रेन क्राइसिस के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स को देखेंगे। इसके अलावा वीडियो के दूसरे पार्ट में हम अपने रीजन में आएंगे और देखेंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया से रिलेटेड है। रूसी अफवाज के यूक्रेन में ऑफेंसिव के हवाले से हमने लास्ट वीडियो में कुछ अहम चीज़ें आपको बताई थी कि किस तरह रूस की फौज 4 जानिब से पेशकदमी कर रही है यूक्रेन में। उसमें हमने आपको मैप्स की मदद से बताया था कि किन किन इलाकों की जानिब से रूसी अफवाज की पेशकदमी जारी है, कहाँ कहाँ वो शेलिंग कर रही हैं और कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है शहरी आबादियों को। उसमें हमने डिस्कस किया था कि इनका जो शॉर्ट टर्म गोल नज़र आ रहा है रूस का, वो ये है कि यूक्रेन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। उनके मिलिट्री एडवांस को देखते हुए ऐसा लग रहा है, क्योंकि नॉर्थ, साउथ और ईस्ट की तरफ से उनकी जो फोर्सेस आ रही हैं वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज होना चाहती हैं और वो पॉइंट है कैपिटल सिटी कीव। ईस्ट में वो खार्किव की जानिब से आगे बढ़ रही हैं। साउथ से वो क्राइमिया वाली साइड पर ब्लैक सी के किनारे अहम पोर्ट्स पर कब्जा जमा रही हैं, जिनमें खैरसन और मारियोपोल की पोर्ट्स शामिल हैं। तो ये जो 4 शहर हैं, कीव, खार्कोव, मारियोपोल और खैरसन, इन शहरों में रशिया का जो कंट्रोल है वो मजबूत होता जा रहा है। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह रशिया यूक्रेन की जो पोर्ट्स हैं वहां पर भी अपना कंट्रोल मजबूत कर रहा है, जिसकी वजह से समंदरों पर रूस को यूक्रेन पर एक बर्तरी हासिल हो रही है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि दोनों साइड्स ने एक लिमिटेड स्केल का सीजफायर एग्रीमेंट कर लिया, जिसके तहत जो लोग हैं, जो आम सिविलियंस हैं, उनको निकालने का बंदोबस्त किया जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बनाने पर इत्तफाक हुआ है ताकि आम शहरी, स्टूडेंट्स वो दोनों साइड्स के हमलों से बच सकें। और इसके लिए यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप इलाके छोड़कर जा रहे हैं तो मैक्सिमम अपनी गाड़ियों में लोगों को लेकर जाएं, और कुछ स्पेशल बसेस का भी इंतज़ाम किया जा रहा है लोगों को सेफली इवैक्यूएट करने के लिए। उसके बाद भी ये खबरें आ रही थी कि दोनों साइड्स की तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि इन ह्यूमन कॉरिडोर्स को सैबोटाज किया जा रहा है, ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। दोनों साइड्स एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही थी। यूक्रेनियन फोर्सेस ये कह रही हैं कि रशियन फोर्सेस की बमबारी बंद नहीं हो रही, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात हो रही है, जबकि रशियन साइड ये कह रही है कि कुछ ऐसे तखरीब कार एलिमेंट्स हैं यूक्रेन वाली साइड से जो इस पूरे अमल को ख़राब कर रहे हैं, वो सिविलियंस के निकलने में एक हर्डल है, ये रशिया कह रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उनके हवाले से ये रिपोर्ट्स आई हैं कि वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं और प्रॉबली इस वक्त वो पोलैंड में हैं, जबकि उनका ये कहना है कि नहीं, मैं मुल्क में मौजूद हूँ। और उनके कुछ वीडियो पैगामात भी जारी हुए हैं, जिसमें एक पहला बयान आया था जिसमें वो बड़े इमोशनल होकर पुतिन से कह रहे थे कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। उसके बाद एक बयान सामने आया जिसमें वो नेटो पे ये जोर डाल रहे हैं कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दें। अब नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने का क्या मतलब होगा कि रशिया से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, नेटो डायरेक्ट फड्डे पर आ जाएगी। इसका मकसद ये होगा कि यूक्रेन की एयर स्पेस में अगर कोई भी रशियन तैयारा एंटर होगा तो उसको उड़ा दिया जाएगा। तो इसलिए नेटो इसको एक बहुत बड़ी कन्फ्रंटेशन समझती है। नेटो खुद बड़ी एहतियात से चल रही है। यूक्रेन चूँकि नेटो का मेंबर नहीं है, इसलिए अभी वो डायरेक्ट फौज अपनी नहीं उतार रहे, वो डिफरेंट तरीक़ों से उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन रशिया से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। इसके बाद हमने देखा था कि ज़ेलेंस्की का एक और बयान आया जिसमें वो लताड़ रहे थे नेटो को, इन सारी फोर्सेस को, कि आप हमें अकेला छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट हैं ब्लिंकन, उन्होंने पोलैंड का विजिट किया है, जो कि ईस्टर्न यूरोप का एक अहम नेटो इत्तेहादी है। और वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया कि नेटो ममालिक की जितनी भी सरजमीन है उसके एक एक इंच का दिफा किया जाएगा, और अगर कोई रशियन एग्रेशन होती है तो हम लड़ेंगे, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेंगे। यूक्रेन की बदकिस्मती ये है कि वो ना तो नेटो का मेंबर है और रशिया उससे शदीद नाराज़ है। इसके अलावा यूके और यूएस की जानिब से रशियन ओलिगार्की पर भी जो पाबंदियाँ हैं वो सख्त से सख्त होती चली जा रही हैं। रशियन ओलिगार्क्स, ये उनके लिए टर्म यूज़ की जाती है जो बिलियनर्स, जो जब सोवियत यूनियन टूटा था उसके बाद बहुत से जो अमीर लोग थे, बहुत सा सोवियत जो रिसोर्स था वो कई लोगों में तकसीम हुआ था। तो आज तक वो जो बिलियनर्स हैं वो पुतिन के बहुत करीब थे। तो अमेरिका ये समझता है कि अगर उनको पनिश किया जाएगा तो इससे पुतिन हर्ट होगा। पुतिन के जितने मकासद हैं जंग के और यूक्रेन पर चढ़ाई के, हमारे साथ कन्फ्रंटेशन के, हम उसको इस तरह सज़ा पहुंचा सकते हैं। उनकी नज़र में कि ये जो ओलिगार्क्स हैं ये पुतिन के पार्टनर इन क्राइम हैं।
इसीलिए इनको पनिश करना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में इनके जितने भी एसेट्स हैं, होटल्स हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, उनको फ्रीज किया जा रहा है। यूके और यूरोप पर भी बहुत दबाव है कि इन बिलियनर्स के अकाउंट्स फ्रीज किए जाएं अपने मुल्कों में। लेकिन मसला ये है, इस वक्त यूके और ईयू एक मुश्किल सिचुएशन में फंसे हैं, क्योंकि यही बिलियनर्स बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं यूके और ईयू में। इसकी एक एग्जाम्पल है चेल्सी, जो कि बहुत बड़ा फुटबॉल क्लब है इंग्लिश प्रीमियर लीग में। इंग्लिश प्रीमियर लीग बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा कर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और इस क्लब के जो मालिक हैं वो भी एक रशियन है, रोमन अब्रामोविच, जो कि एक बहुत बड़े बिलियनर हैं। और इस वक्त हमने वो खबरें देखी थी कि उन्होंने भी चेल्सी को फॉर सेल लगा दी है, क्योंकि अब वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इस पूरे क्राइसिस में यूरोप बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहा है। यूरोप जितनी ज़्यादा पाबंदियां सख्त करेगा रशिया पर, रशिया के पास भी ऐसे टूल्स हैं कि वो यूरोप से बदला ले सकेगा। अभी तक जो ऑयल एंड गैस की सप्लाई है यूक्रेन के रास्ते रशिया की, जो वो यूरोप को जा रही है, और अभी उन्होंने इसको बैन नहीं किया। इसके बैन करने का क्या मतलब होगा? अगर वो ऑयल एंड गैस की इंपोर्ट रोक देते हैं तो मौजूदा जो रेट्स हैं, जिसमें कंज्यूमर को इस वक्त जो ऑयल एंड गैस के जो रेट्स दस्तयाब हैं वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप खुद सोचें। तो यूरोप को भी पता है कि अगर हम इस बड़े लेवल पर कन्फ्रंट करेंगे रशिया को, तो वो भी हमारी पूरी इकोनॉमी को हिला सकता है। 60% से ज़ायद एनर्जी की ज़रूरियात वो रशिया से पूरी करते हैं यूरोप वाले। यूरोप के अलावा अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा टेंशन है कि इस पूरे मामले से ऑयल एंड गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर रशिया ने इनको सप्लाई रोक दी। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, इसलिए अब ये पहले से ही दूसरे ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। तो वेस्ट के जहन में एक ऑप्शन है जो कि है हमारे रीजन में, और उस ऑप्शन का नाम है ईरान। जी हाँ, एक पुराने मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है, ईरान न्यूक्लियर डील। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह रशिया के साथ इनका फड्डा जोर पकड़ता जा रहा है, वहीं पर ईरान से जो इनकी बातचीत है वो अब तेज़ होती जा रही है। और अब ये खबरें आ रही हैं कि ईरान के साथ ये डील करने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। जी हाँ, ईरान से न्यूक्लियर डील की थी ओबामा ने 2014 में, और उसके बाद हमने देखा था कि पूरी दुनिया में जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो बहुत कम हो गई थी, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई थी। ईरान भी एक बड़ा प्लेयर आ गया था मार्केट में। ट्रंप साहब ने वो मुआहदा तोड़ दिया, न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो ईरान के साथ था। उसके बाद क्या हुआ कि ऑयल की प्राइसेस ऊपर गईं। इन्होंने ईरान पर पाबंदियां लगा दी कि खुलकर ईरान अब अपनी ऑयल एंड गैस की एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकेगा। इसकी वजह से हमने देखा कि भारत की भी जो इंपोर्ट्स थी ईरान के ज़रिए वो बहुत ज़्यादा कम हुई। अमेरिका का एक पैटर्न रहा है पास्ट में कि वो कभी एक वक्त में एक या दो से ज़ायद दुश्मन नहीं पालते, जो ख़तरनाक दुश्मनी मोल नहीं लेते एक ही वक्त में, एक या एक से ज़्यादा दुश्मनों के साथ। अब इनका रशिया से बहुत बड़ा पंगा हो रहा है, इसीलिए अब ये ईरान से बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप के दौर में हम क्या देख रहे थे कि चाइना के साथ इनकी ट्रेड वॉर्स चल रही थी, ईरान के साथ बहुत अग्रेसिव थे जब इन्होंने कासिम सुलेमानी को ड्रोन अटैक के थ्रू मार दिया था, और तब रशिया के साथ कोई ज़्यादा पंगा नहीं था। अब क्या हो रहा है कि नॉर्थ कोरिया एक साइड पर है, रशिया से गल बढ़ गई है और ईरान के साथ अब ये बातचीत कर रहे हैं। तो ये अमेरिका का एक पैटर्न है, क्योंकि उनको भी पता है, उनके भी जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, उनके भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ये समझते हैं कि एक वक्त में ज़्यादा दुश्मन नहीं पालने चाहिए। तो आप ये देखेंगे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का पहले ही दिन से ये एक पैटर्न नज़र आ रहा था कि वो रशिया के ख़िलाफ़ अग्रेसिव होंगे, चाइना के ख़िलाफ़ ये ट्रेड के महाज पे इनके पंगे चलते रहेंगे, और ईरान से अब इनके जो मामला हैं वो थोड़े ठंडे होंगे। मिडिल ईस्ट में देखें, अमेरिका की प्रेजेंस ऑलरेडी अंडरमाइन हो चुकी है अफ़गानिस्तान की वजह से। एक बड़ा फड्डा जो इन्होंने करना होता है हर दफ़ा, वो इस वक्त रूस में और यूरोप में अब जारी है। तो इस न्यूक्लियर डील में क्या होगा कि ईरान अपनी जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर देगा और हथियार बनाने का सोचेगा भी नहीं। सिर्फ जो थोड़ी बहुत सिविलियन लेवल पे जो पर्पसेस होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के, सिर्फ उनको इस्तेमाल करेगा, और न्यूक्लियर वेपन्स की कोई उसमें प्लान नहीं होगा। बदले में इन पर जो सख्त माशी पाबंदियाँ हैं उनको नरम किया जाएगा, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करने की इजाज़त होगी। इसी वजह से मगरबी कुव्वतें, स्पेशली ये जो यूरोप है, इसकी बहुत ज़्यादा नज़रें हैं इस डील पर, क्योंकि इनको थोड़ा सा सुख का सांस मिलेगा, क्योंकि पुतिन भी इस वक्त किसी वक्त इनकी सप्लाईज रोक सकता है। ऑब्वियसली ये एक जंग का माहौल है, एक अनसर्टेन सिचुएशन है, इसमें आपको कोई पता नहीं कि कल आपको रशिया की गैस अवेलेबल होगी या नहीं। तो इसलिए वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और पहले ही इसका बंदोबस्त कर रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव हो ईरान की शक्ल में, और इससे नो डाउट पूरी दुनिया को फ़ायदा हो सकता है अगर ईरान से इनकी डील बहाल हो जाती है।
पाकिस्तान एक नेबरिंग कंट्री है और इस वक्त ग्लोबल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही हैं वो भी कंट्रोल में आ सकती हैं। पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने एक अमेरिकन अखबार द अटलांटिक को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें बड़ी मज़े की बातें की हैं। ईरान के हवाले से उन्होंने कहा है कि ईरान हमारा नेबर है बड़े अरसे से, मतलब हम ये चेंज नहीं कर सकते ये सिचुएशन, हम एक दूसरे के साथ हैं और हमें एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम दोनों में से एक कोई दूसरे से छुटकारा पा ले, हमें यहीं पर रहना है। ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट आप इसे कह सकते हैं, एक पैगाम कह सकते हैं उन कुव्वतों के लिए जो हमेशा से चाहती हैं कि इनके दरमियान लड़ाई जारी रहे। तो एक बहुत बड़ा बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमारा हमसाया है और हम सब हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 4 राउंड ऑफ डिस्कशंस हो चुके हैं मुज़ाकरात के ईरान के साथ और वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और हम दोनों मिलकर एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता कि एक पार्टी दूसरे को बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि मिलकर खित्ते में अमन की बात की जाए और एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ देखा जाए। उनसे सवाल किया गया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि ये जो बाइडेन की गवर्नमेंट है इनका थोड़ा सा होस्टाइल एटीट्यूड है ये सऊदी अरेबिया की जानिब। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं ये जानता हूँ कि हमारे इनसे बड़े तारीख़ी ताल्लुकात हैं अमेरिका से और हम फ्यूचर में भी इनसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अगर वो उन्होंने कहा कि वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में हमें इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारे ताल्लुकात बेहतर रहें। उन्होंने अमेरिका को एक क्लियर पैगाम दिया कि किसी मुल्क पर दबाव डालने की पॉलिसी वो गलत है। उन्होंने कहा कि हर खित्ते की अपनी अपनी रियलिटीज़ होती हैं, हमारी अपनी रियलिटीज़ हैं और आपकी अपनी रियलिटीज़ हैं। हम आपकी रियलिटीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं और आपको भी चाहिए कि आप हमारे इलाके की जो रियलिटीज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। ये भी बहुत बड़ी मेरे हिसाब से मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि प्रेशर से कोई बातें नहीं मनवाई जाती, बात करने का एक तरीका होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए। कोई चीज़ एकदम एक रात में नहीं हो जाती, कई चीज़ें हमें बड़ा साल लगा के उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है और आहिस्ता आहिस्ता चेंज लाते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि हम भी अपने मुल्क में बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन हम अपनी जो रूट्स हैं, जो हमारे जो पुराने अकायद हैं, जो हमारे पुराना जो ट्रेडिशंस हैं, उनको हम कभी नहीं छोड़ सकते। ये भी बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा अगर हम अपनी बेसिक्स, अपनी फाउंडेशन को भूल जाएंगे तो इस तरह तो हमारा पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम तरक्की चाहते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डील्स चाहते हैं, लेकिन हमारा जो एक बेसिक एक बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको भी जहन से निकालना नहीं चाहते। अब पाकिस्तान पे थोड़ा सा आते हैं। पाकिस्तान ने अभी ये जो 22 मुल्कों ने हम पर प्रेशर डालने की कोशिश की थी, इस पर बड़ा कंडेम किया है। पाकिस्तान ने इसको कहा कि ये कोई तरीका नहीं। पाकिस्तान ने भी यही लैंग्वेज इस्तेमाल किया कि ये प्रेशर डालना कोई चीज़ नहीं होती। अभी आपको याद होगा 2-3 दिन पहले ये जो गोरों का अलायंस है ना, ये 22 ममालिक और ये यूके, फ्रांस, जर्मनी वगैरह और ये EU, इन्होंने हमें ये लैंग्वेज यूज़ की कि वी अर्ज, वही सारे एम्बेसडर्स जो बड़े अच्छी ट्वीट्स करते हैं, जो ऑब्वियसली जिस मुल्क में आप तैनात होते हैं तो आप अच्छी बातें करते हो, लेकिन उस दिन उन पर प्रेशर पता नहीं कहाँ से था, तो उन्होंने बड़ी अजीब सी टोन यूज़ की और उसमें लिखा कि हम पाकिस्तान पर जोर देते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में रशिया को कंडेम किया जाए। तो पाकिस्तान ने एक न्यूट्रलिटी का मुजाहरा किया। ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि हमारे सारे एशिया के ममालिक ने, हमारे रीजन में अगर सार्क की बात करें सिर्फ नेपाल ने उनकी सपोर्ट में दिया, मतलब रशिया को कंडेम किया। इसके अलावा आप देख लें पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश और बहुत से एशियन ममालिक ने इनकी बात नहीं मानी और वो न्यूट्रल रहे। 35 ममालिक ऐसे थे इस करारदाद में न्यूट्रल रहे। उन्होंने ना ही रशिया का साथ दिया, ना ही रशिया के अगेंस्ट वोट डाला। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और यहाँ पर पाकिस्तान और इन एशियन ममालिक ने भी मगरबी प्रेशर को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है क्लियरली। मगरबी मीडिया इमरान खान को लताड़ा था कि इमरान खान इस स्टेज पर रशिया से डील्स की बातें क्यों कर रहे हैं, हालांकि खुद वो इतनी ज़्यादा गैस अभी भी ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान्स को वो कंडेम कर रहे हैं जो अभी शुरू भी नहीं हुआ। ये है इनकी हिपोक्रेसी जिस पे हमेशा हमें गुस्सा चढ़ता है और हमें फिर इस पर बोलना पड़ता है। तो पाकिस्तान ने भी इन गोरे सफ़ीरों की जो टोन थी उसको कंडेम किया है और पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं, ये डिप्लोमेटिक तरीका नहीं है। दूसरी तरफ हम देखें
तो मज़ीद एशिया से इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की बात करें तो उज़्बेकिस्तान के सदर अभी आए हुए थे, उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है और उसमें भी ट्रेड एंड कनेक्टिविटी के हवाले से बहुत सी चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं। और जब इमरान खान का विजिट हुआ था ना जून में जुलाई में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मेन इस वक्त एजेंडा क्या है पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान, एक ट्रेड कॉरिडोर के वो चाहते हैं कि गर्म पानियों तक रसाई हासिल करें गवादर के थ्रू। और इस हवाले से पहली शिपमेंट ट्रांजिट ट्रेड कंसाइनमेंट की पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान शुरू हो चुकी है। ये नो डाउट एक तारीखी लम्हा है जिसमें हम अफ़गानिस्तान की सरजमीन को यूज़ करते हुए उज़्बेकिस्तान यानी सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करेंगे और फ्यूचर में प्लान ये है कि वहाँ से रशिया और फिर यूरोप तक भी कनेक्ट किया जाए ज़मीनी रास्ते के थ्रू। भारत भी रशिया को खुलकर इस वक्त कंडेम नहीं कर रहा और इसकी वजह से भी जो बहुत से अमेरिकन एनालिस्ट हैं, जो उनके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, वो डिस्टर्ब हुए हैं। वो सोच रहे होंगे कि क्या ये एशियन ममालिक ने कोई ऐसा गठजोड़ कर लिया है कि ये हमारे प्रेशर में इस वक्त नहीं आ रहे। चाइना के पास तो एक पावर है, लेकिन वो सोच रहे होंगे कि ये इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये भी मतलब अपनी मर्जी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की इस वक्त डिप्लोमेसी ये है कि एक बैलेंस तरीके से चला जाए। इसका सबूत आप इस तरह देख सकते हैं कि बड़े अरसे बाद, तकरीबन 5 साल बाद, अमेरिका का कोई रेगुलर एम्बेसडर तैनात होने जा रहा है पाकिस्तान में। उनका नाम है डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान में तैनाती इस चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तान बिल्कुल बैलेंस करना चाहता है। मतलब पाकिस्तान यूरोप और यूएस को नाराज़ नहीं करना चाहता, हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, हम बैलेंस करना चाहते हैं। अभी पाकिस्तान एयरफोर्स की कंबाइंड मशकें भी हुई हैं यूएस एयरफोर्स के साथ। पाकिस्तान ने यूएन में रशिया को कंडेम ना करने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि दोनों फरीकैन से बात कर सके, और अगर पाकिस्तान ने कोई एक साइड चूज़ कर ली तो फिर दूसरी साइड से बिल्कुल बातचीत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान उन दरवाज़ों को बंद नहीं करना चाहता और इसके साथ साथ पाकिस्तान एक बैलेंस अप्रोच कायम रखना चाहता है। ये काफ़ी एक खुशाइन चीज़ है। तारीख़ में हम बहुत बार मगरबी दबाव के ज़ेर असर आए हैं। जब मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे तो उनको कॉल करके कहा गया था कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, और अभी भी टोन इसी किस्म की थी। वही हिस्ट्री रिपीट हुई थोड़ी सी। इन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दें, नहीं तो इसके फिर नताइज भी आपको भुगतने पड़ेंगे। इनडायरेक्ट सिग्नलिंग भी आ रही है, हमें प्रेशर काफ़ी इस वक्त हमें किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान फ़िलहाल इस प्रेशर को सस्टेन किए हुए है। पाकिस्तान ने एशिया और अपने रीजन के मुल्कों से भी बनाकर रखनी है और वेस्ट और अमेरिका को भी एलियनेट नहीं करना। इस वक्त हमारी ज़्यादा ट्रेड वेस्ट, यूरोप और अमेरिका से है। इसी वजह से एक डिपेंडेंस हमारी कायम है उन पर। इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए हमें नए ताल्लुकात की ज़रूरत है, नई दोस्तियों की ज़रूरत है, नए इत्तेहादियों की ज़रूरत है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि इस ज़मन में हमें शॉर्ट टर्म नुकसानात तो ज़रूर होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में वेस्ट हमें इस अप्रोच को लेकर किस हद तक पनिश कर सकता है? क्या जीएसपी प्लस स्टेटस हमारा दाव पे लग सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोप में जाती हैं? इसके अलावा FATF की भी तलवार लटक रही है हमारे ऊपर, किस हद तक वो हमें पनिश कर सकते हैं, ज़रा डिस्कस करें। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।